कहानी 1979 की है और यह घटना मेरे पिताजी के साथ गर्मियों के मौसम में हुई थी। उस वक्त मेरे पिताजी पेशे से एक डॉक्टर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर होने के कारण अलग अलग गांव में जाकर मरीजों का चेकअप करते थे। उस वक्त मेरे पिताजी के पास एक साइकिल थी और ज्यादातर लोग उस वक्त साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे। मोटरसाइकिल काफी कम लोगों के पास थी। मेरे पिताजी घर से सवेरे 9 बजे ड्यूटी पर जाते थे और शाम को 6 बजे घर पर वापस आते थे, लेकिन कभी कभी उनको रात के तकरीबन 11 भी बज जाते थे। ऐसे ही एक रात मेरे पिताजी अपने साइकिल से एक गांव को गए हुए थे। वहां पर मरीजों का चेकअप करने के बाद वो घर के लिए निकल गए। वहां पर मरीजों का चेकअप करते करते उनको घर निकलने के लिए रात के तकरीबन 8:30 बजे थे। वो अपनी साइकिल से घर वापस आ रहे थे। वो जिस गांव से घर वापस आ रहे थे वो गांव हमारे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। पिताजी जिस गांव को गए हुए थे उस गांव से हमारे गांव को आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, लेकिन पिताजी के लिए तो परेशानी की बात यह थी कि वो उस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन फिर पिताजी ने सोचा कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो शायद जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो पिताजी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से घर आ रहे थे। दोस्तों, पिताजी जब भी किसी गांव को जाते और अगर उन्हें घर आने में देर होने की संभावना रहती तो वो हमें बताकर जाते थे, लेकिन उस दिन पिताजी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब रात के तकरीबन 9:30 बजे थे, लेकिन फिर भी पिताजी घर पर नहीं आए थे, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी चिंता हो रही थी। जिस रास्ते से पिताजी आ रहे थे उस रास्ते के दोनों साइड में काफी घना जंगल था। उस घने जंगल से और गड्ढे वाले रास्ते से पिताजी आ रहे थे। थोड़ी ही देर में पिताजी ने उस जंगल को पार किया, लेकिन जंगल के आगे ही एक नदी भी लगती थी। मई का महीना होने की वजह से नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी। मेरे पिताजी नदी के बाएं साइड से धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहे थे। अब रात के तकरीबन 11:20 हो चुके थे। मेरे पिताजी ने अपनी नजर रास्ते के आसपास घुमाई तो उस रास्ते पर काफी घना अंधेरा छाया हुआ था। उस घने अंधेरे में मेरे पिताजी को अब रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे पिताजी के पास एक टॉर्च थी। वो अक्सर अपने बैग में एक छोटी सी टॉर्च रखा करते थे। तो साइकिल चलाते चलाते ही उन्होंने अपने बैग से वो टॉर्च निकाली और टॉर्च के सहारे पिताजी धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहे थे। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जब वो नदी से जा रहे थे तो किसी ने पीछे से नदी की रेत उन्हें काफी जोर से फेंक कर मारी। तो पिताजी ने हड़बड़ाते हुए एकदम से अपनी साइकिल रोकी और वो इधर उधर अपनी टॉर्च से देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर पिताजी ने अपनी साइकिल फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन पिताजी जैसे ही थोड़ा आगे आए तो एक बार फिर से नदी की रेत मेरे पिताजी को किसी ने फेंक कर मारी। मेरे पिताजी ने एक बार फिर से अपनी साइकिल रोकी और वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस बार वो रेत पिताजी को काफी जोर से लगी थी, तो पिताजी काफी ज्यादा घबरा गए थे। तभी पिताजी को पीछे से किसी की आवाज आई। पिताजी ने घबराते हुए अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि पीछे एक आदमी जो तकरीबन 6 या 6.5 फीट का होगा, उसने सिर्फ एक सफेद कलर की धोती पहनी थी। उसके गले से काफी ज्यादा खून आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी ने काटा हो और उसकी जीभ आधे से ज्यादा बाहर निकली हुई थी। ये सब देखकर पिताजी ने आओ देखा ना ताओ, वो काफी तेजी से अपनी साइकिल लेकर वहां से घर की तरफ निकल पड़े। पिताजी अपनी साइकिल काफी तेजी से चला रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई दौड़ रहा है। उन्होंने तेजी से साइकिल चलाते चलाते अपनी एक नजर पीछे डाली
तो वही आदमी पिताजी के पीछे काफी तेजी से दौड़ रहा था और पिताजी को बोल रहा था, अरे रुको, थोड़ा मुझे भी अपने साइकिल के पीछे बैठकर आने दो। उसकी वो आवाज सुनकर पिताजी काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने अपनी साइकिल की स्पीड और तेज कर दी। थोड़ी दूर आने तक पिताजी को पीछे से उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन पिताजी ने जैसे ही वो नदी पार की तो उन्हें वो आवाज आना बंद हुई। लेकिन फिर भी पिताजी ने अपनी साइकिल की स्पीड कम नहीं की। अब रात के तकरीबन 12:10 हो चुके थे। तभी हमारे घर के दरवाजे पर काफी जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो बाहर पिताजी खड़े थे। उनका चेहरा काफी घबराया हुआ दिख रहा था। उनका शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। वो जल्दी ही घर के अंदर आए और उन्होंने दरवाजा बंद किया। पिताजी का वो घबराया हुआ चेहरा देखकर मैंने और मेरी माँ ने पिताजी को पूछा कि क्या हुआ, आप हमें काफी घबराए हुए दिख रहे हो और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। पिताजी पलंग पर बैठ गए। मैं पिताजी के लिए पानी लाने किचन में गई और जल्दी से पानी लेकर आई। पिताजी ने पानी पिया और उन्होंने हमें सारी बात बताई। उनकी वो बातें सुनकर हम भी काफी ज्यादा घबरा गए। उस रात हम जैसे तैसे करके सो गए। सुबह हुई तो मैंने देखा कि पिताजी का शरीर बुखार से काफी ज्यादा तप रहा है। फिर मैं मेरे पिताजी को बोली, पिताजी आपको तो काफी तेज बुखार है। तो मेरे पिताजी मुझे बोले, मैं तुम्हें कुछ गोलियां लिखकर देता हूं, तुम पास के मेडिकल पर जाकर ये गोलियां लेकर आना, मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी ही पिताजी ने मुझे गोलियां लिखकर दी और मैं गोलियां लाने के लिए मेडिकल पर चली गई। वहां के मेडिकल वाले चाचा जी ने मुझे बोला कि ये गोलियां किसके लिए चाहिए। तो मैं बोली, मेरे पिताजी के लिए। तो वो बोले, डॉक्टर साहब को क्या हुआ। तो मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई। तो मेडिकल वाले चाचा ने मुझे बोला, बेटी आज के बाद तुम्हारे पिताजी को उस रास्ते से रात को कभी भी मत आने देना, क्योंकि आज से 2 साल पहले एक आदमी ने, मतलब तुम जिस आदमी के बारे में मुझे बता रही हो, उसका नाम अविनाश था। उसके घर में कुछ समस्या होने की वजह से उसने उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वो बारिश का महीना था, नदी में काफी ज्यादा पानी था और वो उसी नदी में डूबकर मर गया था। उन चाचा जी की बातें सुनने के बाद मैंने जल्दी से उस चाचा जी से गोलियां ली और अपने घर वापस आकर पिताजी को वो सारी बात बताई। तो पिताजी भी काफी ज्यादा डर गए। मैंने जो गोलियां लाई थी वो पिताजी ने 2 दिनों तक ले ली। 2 दिन बाद पिताजी ठीक हुए और अपने ड्यूटी पर जाने लगे। लेकिन अब वो ड्यूटी पर सुबह 9 बजे जाते और शाम को 5 बजे घर वापस आते थे। और अगर उन्हें किसी दिन रात हो जाती तो वो उसी गांव में रुकते थे, लेकिन रात को घर वापस नहीं आते थे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।